फिलिस्तीन, एक नाम, और इसके साथ जुड़ी हैं कितनी भावनाएं, कितने विवाद और हजारों साल का इतिहास। आज हम इस सारी गहमा गहमी से परे वक्त में पीछे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस पेचीदा जमीन की कहानी के कुछ सबसे अहम पड़ावों को। ये कहानी किसी आम जमीन की नहीं है। जरा सोचिए, एक ही जगह जो 3 बड़े मजहबों इस्लाम, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के लिए आस्था का मरकज हो, उनका आध्यात्मिक दिल हो। हमारी कहानी की शुरुआत इसी पाक सरजमीन से होती है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिगड़े, कैसे कुछ समझौतों ने इसकी किस्मत लिख दी और कैसे एक ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसकी गूंज आज भी पूरी दुनिया में सुनाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जमीन में जो इसे इतना इतना खास बनाता है। आइए सबसे पहले इसी को समझते हैं। हमारा पहला पड़ाव, एक पवित्र भूमि। देखिए, हजारों साल पहले इस जगह को कनान कहते थे। यहूदी धर्म के लिए ये वो जमीन है जो राजा दाऊद और सुलेमान की शान से जुड़ी है। ईसाइयों के लिए ये कोई और जगह नहीं बल्कि ईसा मसीह की जन्मभूमि है। और इस्लाम के लिए भी ये जमीन बहुत मुकद्दस है, बहुत पाक है। अब जहां इतनी अहमियत हो वहां ताकतवर साम्राज्यों की नजर तो पड़ेगी ही। तो देखते हैं कि वक्त के साथ यहां किसकी हुकूमत रही। दूसरा पड़ाव, साम्राज्य और समझौते। इस जमीन पर हुकूमतों का एक लंबा सिलसिला रहा है। बेबीलोनियन आए, फिर ग्रीक, फिर रोमन, सबने अपनी छाप छोड़ी। लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब 637 सीई में इस्लामिक खिलाफत यहां पहुंची। और फिर 1517 से शुरू हुआ उस्मानिया सल्तनत का लंबा दौर, जो लगभग 400 सालों तक चला। और जानते हैं, इसी शुरुआती इस्लामी दौर में एक बहुत खास बात हुई। जब खलीफा उमर यरूशलेम में आए तो उन्होंने आहदे उमरी या पैक्ट ऑफ उमर जारी किया। इसमें यह साफ लिखा था कि ईसाई और यहूदी दोनों को पूरी सुरक्षा और अपने अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी मिसाल है जो बताती है कि साथ मिलकर रहना भी इस जमीन के इतिहास का एक अहम हिस्सा रहा है। और फिर उस्मानिया सल्तनत के तहत लगभग 400 सालों तक इस इलाके में काफी हद तक अमन चैन रहा। जिंदगी एक तय रफ्तार से चल रही थी, लेकिन ये शांति हमेशा के लिए नहीं थी। 20वीं सदी आते आते दुनिया में जंग के बादल मंडराने लगे और इन बादलों ने इस जमीन की किस्मत को हमेशा के लिए बदलना था। हमारा तीसरा पड़ाव, विश्व युद्ध का वो मोड़। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। इस एक जंग ने यहां सदियों से चले आ रहे निजाम को, उस अमन चैन को, सब कुछ तहस नहस कर दिया और इस इलाके को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अनिश्चित था। तो हुआ क्या? जंग खत्म होते ही उस्मानिया सल्तनत हार गई और बिखर गई। अब यहां एक पावर वैक्यूम बन गया जिसे भरा ग्रेट ब्रिटेन ने। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का कंट्रोल हो गया, जिसे ब्रिटिश मैंडेट कहा गया। और इसी कंट्रोल के साथ उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने आने वाले इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये था 1917 का बाल्फोर डिक्लेरेशन, ब्रिटेन की सरकार का एक पब्लिक स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए एक नेशनल होम बनाने का समर्थन किया। बस इसी एक दस्तावेज ने आने वाले संघर्ष के बीज बो दिए थे। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे नाजुक मोड़ पर। एक ऐसी घटना जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। हमारा चौथा पड़ाव, 1948 का नकबा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब सीन में आया नया बना यूनाइटेड नेशंस। यूएन ने 1947 में एक प्लान पेश किया। प्लान था फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, एक यहूदी स्टेट और एक अरब स्टेट। यहूदी लीडरशिप ने इस प्लान को मान लिया, लेकिन अरब देशों के लिए ये अपनी ही जमीन का बंटवारा था, एक नाइंसाफी। उन्होंने इस प्लान को पूरी तरह से खारिज कर दिया। और जैसे ये प्लान खारिज हुआ, उसके फौरन बाद 1948 में इजराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। और इस ऐलान के कुछ ही घंटों के अंदर पहली अरब इजराइल जंग शुरू हो गई। इस जंग का जो इंसानी पहलू था वो दिल दहला देने वाला था। अंदाजा है कि करीब 7 लाख फिलिस्तीनियों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा या उन्हें निकाल दिया गया। वो अपनी ही जमीन पर शरणार्थी बन गए। पीढ़ियों से जो जिंदगी थी वो बिखर गई। फिलिस्तीनियों के लिए ये जो कुछ भी हुआ, इसका एक नाम है, नकबा। अरबी में इसका मतलब होता है तबाही या महाविपत्ति। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये उस दर्द, उस विस्थापन का प्रतीक है जो आज भी उनकी यादों में जिंदा है। लेकिन नकबा कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये एक नए दौर की शुरुआत थी।
संघर्ष का एक नया दौर, जिसमें प्रतिरोध और कुछ बहुत ताकतवर प्रतीक उभर कर सामने आए। हमारा आखिरी पड़ाव, संघर्ष और प्रतीक। फिर कुछ दशक बाद 1967 में 6 डे वॉर ने इस इलाके का नक्शा एक बार फिर बदल दिया। इस जंग के बाद वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर इजराइल का कब्जा हो गया। ये वही इलाके हैं जो आज भी इस पूरे संघर्ष के केंद्र में हैं। और तब से लेकर आज तक फिलिस्तीनी अपनी आज़ादी और एक अलग देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और इस पूरे संघर्ष के दिल में है यरूशलेम शहर और अल अक्सा मस्जिद, जो इस मसले का सबसे नाजुक और सबसे पवित्र बिंदु बना हुआ है। लेकिन इन सारी बड़ी बड़ी बातों, जंगों और सियासत के बीच में एक बहुत ही निजी कहानी भी है। जरा सोच कर देखिए, 1948 में जब परिवार अपने घर छोड़ रहे थे तो उनमें से कई अपने घर की चाबियां साथ ले गए थे। उन्हें उम्मीद थी कि वो जल्द, बहुत जल्द लौट आएंगे। आज उनके बच्चे और पोते पोतियां यानी तीसरी चौथी पीढ़ी उन चाबियों को आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। वो चाबी, वो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं है, वो घर वापसी के एक सपने का, एक उम्मीद का प्रतीक है जो आज भी जिंदा है। इतिहास हमें इस मोड़ तक तो ले आया है, लेकिन आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। और इसीलिए ये सवाल आज भी कायम है कि ये कहानी आगे क्या मोड़ लेगी।